हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये QR यहाँ पर स्कैन कर लें और आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और इन क्लासेस के लिंक मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिर से 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखता हूँ। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है TGT इंग्लिश का, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 61 से लेकर के 90 तक के 30 क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्लोजेस्ट इन मीनिंग का मतलब सिनोनिम आपको बताना है, मीन्स इसका जो मीनिंग बताने वाला वर्ड है उसे आप फाइनल कीजिए। विजार, विजार का मतलब होता है एकदम अनोखा, जो कॉमन है, जो यूजुअल है उससे एकदम अलग, स्ट्रेंज। तो विजार के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर मिल रहा है, वेरी स्ट्रेंज या अनयूजुअल। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एसिडुअस, एसिडुअस एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एसिडुअस का मीनिंग क्या है, वही आपको सिनोनिम ही फाइंड आउट करना है या इसे एक्सप्लेन करने, इसका मीनिंग रखने वाला आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित और एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग या कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट केयर करने वाला है हर काम को लेकर के, ऐसे व्यक्ति को एसिडुअस कहते हैं। मेहनती भी इसे कहते हैं, हार्ड वर्किंग भी कहते हैं और ग्रेट केयर रखने वाले व्यक्ति को भी एसिडुअस बोलते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मीनिंग क्या होता है? इग्नोमिनी का मतलब होता है शेमफुल, पब्लिक शेम। पब्लिक शेम का मतलब होता है बहुत ही शर्म की बात हो, कलंक जिसे कहते हैं, है ना, शर्म की बात होती है। तो ऐसे जो इग्नोमिनी का मीनिंग है यहाँ पर पब्लिक शेम, ऑप्शन सी। ठीक है, पब्लिक शेम, बहुत बड़ी डिसग्रेस की बात हो, बेइज्जती की बात हो, शर्म की बात हो, तो उसके लिए हम इग्नोमिनी वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है। देखो 65 से 68 तक, यानी 65, 66, 67, 68 चार क्वेश्चन जो हैं आपके स्पेलिंग एरर से हैं आपके पास यहीं पर। हो सकता है एक दो क्वेश्चन पूरे पेपर में और भी मिले। तो स्पेलिंग एरर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, जिसे थोड़ा सा भी ध्यान दे करके, अगर 2 दिन भी ध्यान से स्पेलिंग लिख कर सीख ली आप लोगों ने, तो स्पेलिंग एरर के आपको ये 4 से 5 क्वेश्चन एकदम फ्री में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग एरर पर बहुत अच्छे से काम कर लेना। द करेक्ट स्पेलिंग इज, हेमोरेज जो है आपका ऐसा वर्ड है जो बार बार पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है ये। ठीक है, हेमोरेज की स्पेलिंग जो सही है वो है HAEMORRHAGE। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पर, HAEMO हेमो और RRHAGE हेमोरेज, ऑप्शन सी। द करेक्ट स्पेलिंग इज, करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है एकोमोडेट की। एकोमोडेट भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला वर्ड है। एकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना, समायोजित करना। ठीक है, समायोजित करना। एकोमोडेट की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो, ए, उसके बाद CC और OMMO, डबल C डबल M होता है एकोमोडेट। ऑप्शन ए सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ACCOMM। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्पेलिंग, फिर से करेक्ट स्पेलिंग का ही क्वेश्चन। एफ्लोरसेंस, एफ्लोरसेंस का मतलब क्या होता है? एफ्लोरसेंस का मतलब होता है फूलना, जैसे जो फ्लावर होते हैं वो फूलते हैं, फूलों का जो फूलना होता है, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, उन्हें एफ्लोरसेंस उस घटना को कहते हैं। EFFLORA नहीं होगा,
EFFLORE वाला सही होगा, ठीक है, बाकी SENCE। ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब होता है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग है वो है रेमिनिसेंट की। रेमिनिसेंट का मतलब होता है यादगार, यादें, ठीक है, याद से, पुरानी स्मृतियों से जुड़ा हुआ ये वर्ड है रेमिनिसेंट। क्या सही आंसर है? REMINI होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाना चाहिए। REMINISCENT यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी। रेमिनिसेंट का मतलब होता है पास्ट इवेंट को रिकॉल करना, यानी याद, पुरानी यादें, स्मृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज। वर्ब और फ्रेज यानी वर्ब टॉपिक से भी कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 69 और 70 तीन क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे जो आपको वर्ब, सही वर्ब क्या आनी चाहिए, यानी ये वर्ब और इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आए इस सेंटेंस को सही कर जाए, बस ऐसा आपको बनाना है क्वेश्चन। हार्डली है रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। देखिए व्हेन द रेन स्टार्टेड, यहाँ पर आपका एक कंजंक्शन है। द रेन स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट है। और यहाँ हार्डली है, तो हार्डली अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर आपका इस स्ट्रक्चर में से आपको पास्ट परफेक्ट लाना होगा। क्या लाना होगा? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पहले इसे लिख लेते हैं। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के हिसाब से हैड शी आना चाहिए, हार्डली हैड शी हैड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब उल्टा, जो वर्ब आ रही है उसे पहले ला दो और सब्जेक्ट जो आना है वो वर्ब के बाद, हैड के बाद शी। हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम, वो मुश्किल से घर पहुँची ही थी, यानी घर पहुँचने वाला काम पहले हो गया, घर पहुँच गई। द रेन स्टार्टेड, उसके बाद रेन स्टार्ट हुई। तो जो काम रेन स्टार्टिंग वाला काम था, वर्षा शुरू होने वाला काम था, ये भी पास्ट का ही है कि वर्षा शुरू हो गई, लेकिन इससे भी पहले एक काम हो चुका था कि वो घर पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो घर पहुंच चुकी थी, वो पास्ट का भी पास्ट है। जो पास्ट का भी पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो पास्ट का भी पास्ट है वो है पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉस वांटेड टू नो, बॉस जानना चाहता था हाउ आई हैड दैट, हाउ आई हैड दैट का तो हिसाब ही नहीं है यहाँ पर। द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड द जॉब डन, हाउ आई हैड, ठीक है, हाउ आई हैड। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया है कि आप गलती करें और उस गलती में ये करें कि ऑप्शन डी लगा दें, ठीक है, हाउ हैड आई कर दें, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। जब क्वेश्चन होता है तो आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब लानी पड़ती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो स्टेटमेंट है। बॉस जानना चाहता था कि मैंने वो जॉब कैसे की, लेकिन बॉस पूछ नहीं रहा, बॉस क्या चाहता है वो बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बॉस क्या चाहता था वो यहाँ बताया जा रहा है, ये प्रश्न नहीं है, ये जवाब है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। इसीलिए हमें क्वेश्चन मार्क वाले स्ट्रक्चर में भी नहीं लिखना है, हमें करना है हाउ आई हैड द जॉब डन, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, हाउ आई हैड। नेक्स्ट है आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। आई विश आई वर अ किंग, ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो कि सच नहीं है, काल्पनिक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसी कंडीशन में वर का यूज करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस हैं और करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन शी सेड, यानी बच्चों को मना किया जा रहा है, डोंट गो नियर द वाटर। तो सी सजेस्टेड कर सकते हैं क्या? सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द वाटर, बच्चों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सजेशन नहीं है, मना किया गया है, डोंट गो नियर द वाटर, ठीक है। शी आस्क द चिल्ड्रन दैट दे मे आ गया, मे का कोई चांस ही नहीं बन रहा, मे क्यों आएगा।
इसी तरीके से माइट भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इसे देख लेते हैं, शी वार्नड, उसने चेतावनी दी, ये ज़्यादा अच्छा है स्ट्रक्चर इसका। द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द वाटर, नॉट टू गो, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस है डोंट गो, इसे हम लोग कर देते हैं यहाँ पे नॉट टू गो, ठीक है, नॉट टू गो नियर द वाटर, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस, प्लीज प्लीज, ये बहुत ज़्यादा विनती कर रहा है। एक बार प्लीज हो तो रिक्वेस्ट होती है, और कई बार प्लीज कर रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा विनती हो रही है। और बहुत ज़्यादा विनती का मतलब एक तरीके से बेग करना है, भीख मांगने के सेंस में हो जाता है। ही सेड पोलाइटली, देखो प्लीज पोलाइटली है, लेकिन प्लीज प्लीज बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाता है, ठीक है। ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस, वो भीख मांगता रहा, उसने वहाँ भीख मांगी कि उसे एक चांस और दे दिया जाए, इसीलिए प्लीज प्लीज के लिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब, जो वर्ब है सेड, ठीक है, यहाँ पर प्लीज प्लीज ये पास्ट का है, आपको पता है। प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस इज चेंज इनटू बेग्ड सिंस इट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट हो जाती है। दो बार प्लीज प्लीज हो गया, इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, यानी बेग्ड के बराबर, ऑप्शन बी। द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड, रीड का मतलब होता है एक इस तरीके से कोई छड़ी जैसी डंडी होती है, वैसे तो इसे हिंदी में नरकुल कहते हैं, एक तरीके की पौधा होता है ना। तो ब्रोकन रीड का मतलब है यहाँ पर बहुत ही कमज़ोर छड़ के सेंस में, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है मुश्किल समय के लिए, अनरिलायबल, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है इस ईडियम का। ब्रोकन रीड रेफर्स टू, ब्रोकन रीड का मतलब होता है कुछ जो कि अनरिलायबल है या अनट्रस्टवर्दी है, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जो ब्रोकन रीड का मतलब एकदम फ्रेजाइल रीड, फ्रेजाइल का मतलब बहुत ही कमज़ोर, कभी भी टूट जाए, कभी भी नुकसान हो जाए, ठीक है, तो ऐसे में उसे अनरिलायबल ही तो कहेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ गूज, गूज का मैस्कुलाइन जेंडर हो जाता है गैंडर, ठीक है, ऑप्शन सी। गूज का मतलब होता है बतख के सेंस में, बतख भी एक जो हंस प्रजाति की होती है, इसे कलहंस बोलते हैं, है ना। तो गूज का जो मैस्कुलाइन जेंडर है वो है गैंडर, ठीक है। बी का ड्रोन हो जाता है, और ड्रेक का क्या होता है आप लोग बताएं, ठीक है। ऑप्शन बी का क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है। इन चेंजिंग, देखिए 2016 का जो पेपर हुआ था इसमें ग्रामर का बहुत ही डीप जानकारी आपसे मांगी गई थी। इस बार अगर ग्रामर इतना डीप पूछ ले तो आपको ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अब जो यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, आप देखना ग्रामर के कॉन्सेप्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। यानी ग्रामर के नियमों की आपको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट, बिल्कुल सही बात है। जब हमारा इधर सैड वगैरह होता है, यानी जब पास्ट में, जब हमारी पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो इसके बाद जो इन्वर्टेड कामा वाली बात होती है, जो ये वाली बात होती है, अगर इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट है तो उसे हम सिंपल पास्ट में कर देते हैं, जो कि ये बात सही है एकदम, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना जो सही नहीं है। दूसरा है द शैल ऑफ द फ्यूचर, जो शैल है उसे हम शुड में चेंज कर देते हैं, सही है। नेक्स्ट है विल, विल को चेंज कर देते हैं शैल में और शुड में, ये बात गलत है। विल को हम लोग वुड में चेंज करते हैं, विल का वुड हो जाता है। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, यही गलत है। द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरली, और जो प्रोनाउंस होते हैं वो भी जहाँ आवश्यकता होती है उन्हें चेंज किया जाता है, ठीक है, ये बात भी सही है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से आपके लिए ये क्वेश्चन था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी ही आपका सही गलत आंसर था और गलत ही फाइंड आउट करना था। जो भी लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक भी कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन, नाउन बनाने की प्रक्रिया में फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से जब हम नाउन बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। एब्डिकेट,
एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, और ये दोनों सेम ही हैं, तो ये दोनों वर्ब हैं, ध्यान रखना। और वर्ब से बने हुए नाउन हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यही दोनों करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वर्ब ही हैं, ये वर्ब से नाउन नहीं बने हुए हैं, ठीक है। नाउन तो ये दोनों हैं। एब्डिकेशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है त्याग, और एब्डक्शन एक नाउन है जो कि एब्डक्ट वर्ब से बना होता है, ठीक है, एब्डक्ट से। और एब्डिकेशन का मतलब होता है अपहरण, ठीक है, किडनैपिंग, अपहरण, एब्डक्शन का, ठीक है। एब्डिकेट से बना है एब्डिकेशन, और एब्डक्शन बना है एब्डक्ट से, एब्डक्ट वर्ब है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, और ए बी दोनों भी हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम हैं, दोनों ही वर्ब हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आया फिर से, तो सही स्पेलिंग क्या है, रेंडेजुअस, ठीक है, रेंडेजुअस ये स्पेलिंग एकदम सही है, बाकी दोनों स्पेलिंग्स गलत हैं, जो कि रेंडेजुअस के सेंस में ही हैं। रेंडेजुअस का मतलब होता है मीटिंग या गैदरिंग, कोई भीड़ भाड़ वाली कोई मीटिंग है, ठीक है, जहाँ पर बहुत से लोग हैं, तो ऐसी स्थिति को रेंडेजुअस बोलते हैं, रेंडेजुअस, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा रूल सही नहीं है, ठीक है। नरेशन से संबंधित बातें हैं, देखिए कौन सा सही नहीं है। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाला पार्ट जो होता है ये पास्ट में होता है, ऑल द प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, तो जो हमारे इधर वाले स्पीच में जो टेंस होगा, जो प्रेजेंट टेंस होंगे, आर चेंज्ड इनटू करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेज, तो वो करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेज। करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये बात है जो कि एकदम सही है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये वाला पास्ट में ना हो करके ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में हो, ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, तो हम इधर वाले पार्ट को चेंज नहीं करते, ये बात भी एकदम सही है। नेक्स्ट है, द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, जहाँ पर प्रोनाउन होते हैं और उन्हें चेंज करने की ज़रूरत होती है तो उन्हें चेंज किया जाता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज, जो टाइम को शो करते हैं या नज़दीकी को शो करने वाले शब्द होते हैं या स्थान को शो करने वाले शब्द होते हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। जो शब्द नियरनेस, नज़दीकी, टाइम की या प्लेस की नज़दीकी को शो करते हैं वो शब्द इसमें चेंज नहीं होते, और ये बात गलत है, जबकि ये भी चेंज होते हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा आपका डी। जैसे नियरनेस इन टाइम, नियरनेस इन प्लेस की बात सबसे पहले कर दें, जैसे दिस है, दिस नियर को शो करता है, नज़दीक की चीज़ को, लेकिन दिस को हम दैट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, दीज को दोज करते हैं या नहीं करते हैं। टाइम की बात करें, टुडे को दैट डे करते हैं, है ना, तो इस तरीके से ये भी चीज़ें बदलती हैं, आप ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें भी बदलती हैं। जैसे दिस हेयर का देयर कर देते हैं, टुडे का दैट डे कर देते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं जो कि नियरनेस को शो कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर के संबंध में कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। केस की बात कर रहा है, केस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स, बिल्कुल सही बात है। केस से पता चलता है कि जो नाउन है वो काम क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश होता है नाउन, जो नाउन है अगर वो सब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो केस डिस्टिंग्विश करता है नाउन को। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद द फाइनाइट वर्ब, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें नॉट करेक्ट वाला ही फाइंड आउट करना है। नॉर्मेटिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्टिव केस, मीन्स जब नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है तो वो फाइनाइट वर्ब से कोई उसका संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता है, ठीक है।
नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, आपको पता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। पजेसिव केस डिनोट्स ओनरशिप और पजेशन। पजेसिव केस जैसे योर, माई, ठीक है। तो जो राम्स है ना, ये इस तरीके से बोला करते हैं, तो ये क्या है, ये सब पजेसिव केस हैं। योर्स, माइन, ये सब पजेसिव केस हैं। और पजेसिव केस होते हैं तो उसमें ओनरशिप शो होती है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस डिनोट्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब आर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस में अगर नाउन है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो बाकी ऑप्शन सभी सही हैं, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। देखो ग्रामर से कितना डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर में। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स इंक्लूड द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल नंबर्स। बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव के बहुत से प्रकार हैं, उसमें से न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहे जाते हैं, यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव कहो या उन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहो, ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। और ये दो तरीके के होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक तो कार्डिनल होते हैं और ऑर्डिनल होते हैं। कार्डिनल की अगर हम बात करते हैं, जो कार्डिनल आपके हैं, कार्डिनल का मतलब होता है 1 2 3, है ना, नंबर ही तो शो कर रहे हैं 1 2 3। और ऑर्डिनल का मतलब जो ऑर्डर शो करे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से ये आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। और दोनों ही न्यूमेरल एडजेक्टिव्स में या एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं, ठीक है। आपको ये बात क्लियर है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पार्टिटिव एडजेक्टिव डिनोट अ पार्ट ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट। जो पार्टिटिव एडजेक्टिव्स हैं ये पार्ट को डिनोट करते हैं, इसके बारे में भी देखो बता देते हैं। पार्टिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कोई पूरी संख्या, उसमें से सम की बात करें, मैनी की बात करें, फ्यू की बात करें, या लॉट ऑफ की बात करें, या पीस ऑफ की बात करें, ये सब पार्ट को शो करने वाले एडजेक्टिव हैं, इन्हें पार्टिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिनोट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्लास और ऑब्जेक्ट, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। कौन सा गलत है, चलिए आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स डिनोट क्वालिटी, काइंड एंड कंडीशन, ये बात भी सही है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आते हैं जो कि क्वालिटी, अपीयरेंस और विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज हो सकते हैं, ब्यूटीफुल, ये सब क्वालिटी हैं, अपीयरेंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये बात भी सही है। अगला देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं ये नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। देखिए जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं ये वाली बात गलत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रॉपर एडजेक्टिव्स ये भी डिस्क्राइब करने का ही काम करते हैं, ये नॉन डिस्क्रिप्टिव कैसे हो जाएंगे, ये भी तो डिस्क्राइब ही करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब जो किसी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बने हैं, जैसे इंडिया से बन गया इंडियन, फ्रेंच से बन गया फ्रेंच, अमेरिका से बन गया अमेरिकन, चाइना से बन गया चाइनीज, ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ से इसकी ओरिजिन है, ओरिजिन को शो करते हैं, आइडेंटिटी बताते हैं, तो ये भी तो एक डिस्क्रिप्शन ही है। तो नॉन डिस्क्रिप्टिव कैसे हो सकते हैं, तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स ये नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, ये भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी गलत है और ऑप्शन डी आपका आंसर है, क्योंकि आपको गलत ऑप्शन ही फाइंड आउट करना था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइन वर्ड इज। जो टीचिंग है वो क्या है। देखिए वैसे तो आपको पता है कि टीचिंग एक वर्ब है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो है तो वर्ब ही, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है नाउन का, ठीक है, नाउन का काम कर रहा है। तो ये जो वर्ब हो और नाउन का काम कर रहे, आईएनजी साथ में आता है तो इसे वैसे जिरंड बोलते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से इसे यहाँ पर हम वर्बल नाउन बोलेंगे, ठीक है। वैसे तो ये जिरंड है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वर्बल नाउन दिया है जो वर्ब है और नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज से भी संबंधित क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही बारीक छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लास 6, 7, 8 में सीखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इतना डीप क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब्स। बिल्कुल सही बात है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, केवल 3 ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, एक तो बी है और दूसरा डू है और तीसरा हैव है। और ये वर्ब कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो ये प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब की तरह भी काम करती हैं। डू, डिड, डन, हैव, हैड, इस तरीके से मेन वर्ब की तरह काम करती हैं, कोई डाउट नहीं। अगला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर। हाँ, ये बात भी सही है। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट का पर्सन कैसा है, वो किसका कैसे नंबर में है यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका जेंडर क्या है, तो इस हिसाब से ये चेंज भी हो सकती हैं, होती हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी यूज्ड एज इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इफ टू प्रीसीड्स देम। अगर इनसे पहले हम टू लगा देते हैं तो ये इन्फिनेटिव यानी टू इन्फिनेटिव की तरह भी काम कर सकती हैं। टू बी, टू डू, टू हैव, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये बात भी सही है। द सोल पर्पस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू डिमॉन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन। ये बात एकदम गलत है, सरासर गलत है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ लैंग्वेज है वो क्या है। सुपर सेगमेंटल फीचर जो लैंग्वेज का है उसे कहते हैं इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो सोल पर्पस है, एकमात्र पर्पस, एकमात्र उद्देश्य केवल इन एक्सप्रेशन को बताना थोड़ी है, ठीक है। तो ये बात है गलत, ठीक है। इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो तो यही है कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करना। दूसरा पर्पस ये मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं, और फिर कहीं तीसरे में यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है यहाँ भाई? हाँ, रिफ्लेक्सिव तो दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप कहिए। इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हैं, तो यहाँ पर माई सेल्फ और टू माई सेल्फ, जिसका रिफ्लेक्शन खुद सब्जेक्ट पर ही हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। टू माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहाँ पर, यूज्ड विद इन एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है उसी को डिनोट करते हैं, उसी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो टू माई सेल्फ सही आंसर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में ज़रा सा अंतर होता है, इस टॉपिक को अलग से आप लोग को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो माई सेल्फ कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कभी एम्फेटिक प्रोनाउन है। हिमसेल्फ कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कभी एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन ऐसा कहाँ पर होता है, इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए इस टॉपिक को। तो 84 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा इसमें से जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली करेक्ट है? वी रेयरली सी अ लाइन। हम कभी कभार देखते हैं शेर को, ठीक है, रेयरली का मतलब बहुत कभी कभार। वी स्कार्सली से सी अ लाइन, तो स्कार्सली भी सही आंसर है, लेकिन इसका मतलब होता है रेयरली के बराबर ही ये भी है लगभग, लेकिन जो प्रचलन में जो सही बात है, जो सही स्ट्रक्चर है, वो रेयरली वाला ज़्यादा सही है, ठीक है। वी रेयरली। ही प्लेड गुड, नहीं, प्लेड एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है और हमें लाना पड़ेगा वेल। ही प्लेड वेल, वेल यहाँ पे एक एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। ही लिव्स माइजरली, माइजरली यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। माइजरली आपको लिव्स है तो लिव की जगह पर लिव एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए एडवर्ब, और माइजरली एडवर्ब नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर होना चाहिए ही लिव्स इन अब माइजरली मैनर कहें या लिव्स लाइक अ माइजर कहें, ठीक है, तभी बात बन सकती है। कोई भी कर दें सही हो जाएगा। ही लिव्स लाइक अ माइजर कहें या फिर ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर, ठीक है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि केवल ऑप्शन ए वाला ही उत्तर आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। योर्स सिंसियरली होता है या योर्स सिंसियरली हो, योर सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। पहले तो एपोस्ट्रॉफी कभी नहीं होता है, ध्यान रखना, और योर नहीं होता, यहाँ पे यस जरूर होता है योर के साथ में, यहाँ पे योर्स होता है लेकिन एपोस्ट्रॉफी नहीं होता है। योर्स सिंसियरली ऑप्शन ए से अच्छा कुछ नहीं है। जब आप लेटर लिखते हैं तो लास्ट में जो लिखा जाता है वो इस तरीके से योर्स सिंसियरली लिखा होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एपोस्ट्रॉफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। एवरीवन शुड प्रे गॉड, नहीं, प्रे टू गॉड होना चाहिए, ठीक है। प्रे के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो टू लगेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो आ जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा। ही रोट टू मी, ये बात सही है। ही रोट मी ये गलत है। ही सजेस्टेड टू मी दिस, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, बाकी सभी गलत है। सभी में टू वर्ब आनी चाहिए, टू प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज रोट टू व्हेन रेफरिंग टू राइटिंग टू समवन, किसी को लिखने की बात होती है तो रोट टू वाला सही है, बाकी सभी गलत थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, कौन सा इसमें गलत है। तो आपको पता है हैमलेट एकदम सही है, इसका राइटिंग ईयर 1600 और 1601 ही माना जाता है। इसके अलावा जो आपकी 12th नाइट भी इसी वर्ष लगभग लिखी गई है। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं इनकी डेट एग्जैक्ट नहीं है, सब अनुमानित है, तो इसी तरीके से है। सिम्बलिन की जो डेट है वो गलत है, 1608 नहीं है, ये 1609 और 10 के आसपास लिखी गई है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है और गलत ही आपको फाइंड आउट करना है। टेम्पेस्ट 1611 में लिखा गया जो कि इनका एक लास्ट वर्क है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और जो भी लोग चैनल को अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो इस QR को स्कैन करके तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है। और अभी तक बने हुए हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरीके की शानदार एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए, अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।